हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो CUET अंडर ग्रेजुएट के लिए आज 28 जनवरी 2026 की न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी न्यूज़ क्या कह रही है? नॉर्थ कोरिया फायर्स शॉर्ट रेंज मिसाइल्स टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। बस आपको ये पता होना चाहिए सी ऑफ जापान जो है वो जापान वाली साइड ही एग्जिस्ट करती है, नाम से आपको पता लग रहा है सी ऑफ जापान, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया जो है जो कि उसकी विसिनिटी में ही है चाइना के साथ। आप थोड़ा मैपिंग को यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है टुवर्ड्स सी ऑफ जापान यहाँ पर फायर की है। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक क्यों हो सकता है? क्योंकि जापान जो है वो अब USA का फ्रेंड है, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। और जब हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं वो रशिया और चाइना का फ्रेंड है। तो अब उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ कोरिया वांट्स कि वो भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बेटर कर सके, है ना। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बेटर करने के लिए उन्होंने सी ऑफ जापान में विदाउट किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है वो टुवर्ड्स सी ऑफ जापान में यहाँ पर फायर की थी। तो अब 2019 के बाद से तो USA और साउथ कोरिया का एंड इवन के नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशन है वो ख़राब होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा था। एंड आप देखोगे कि जो पुतिन है वो अभी लास्ट, ठीक है, जो किंग जोंग उन है उनसे मिलके गए, है ना। तो इसी वजह से आप देखोगे कि वो भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा है जापान US की जो टाइज है वो क्रम्बल इफ टोक्यो इग्नोर ताइवान क्राइसिस। तो अब यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्मेशन बस इतना ही देना चाहती हूँ कि जापान और US से सिंस फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ताइवान की जब हम बात कर रहे हैं, ताइवान वो टेरिटरी है जब चाइना के अंदर आप देखोगे कि पहले इनिशियली जो ताइवान की जब हम बात कर रहे हैं वो चाइना का ही पार्ट था। अब चाइना के अंदर क्या आता है कि सिंस डिक्टेटरशिप है वहाँ पर एग्जिस्ट करती है ना। तो जब पहले डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ तख्तापलट हुआ तो जो ऑपोजिशन वाली पार्टी थी, ठीक है, जो डेमोक्रेटिस्ट थे वो ताइवान भाग कर आ गए। उन्होंने अपने आप को एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह घोषित कर लिया था। उसके बाद से ही चाइना ताइवान को क्लेम करता रहता है, बट ताइवान अपने आप को एक अलग कंट्री यहाँ पर बनाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है कि वर्ल्ड उसको एज ए रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। तो अब यहाँ पर क्या है, जापान और US से ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो टैकल कर सके चाइना को, ठीक है, क्योंकि चाइना की एक दुखती रख है वो। बस उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है। देन मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो टाइज इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है। तो यूरोपियन यूनियन जो है अब वो 27 कंट्रीज, ठीक है, 27 कंट्रीज की एक यूनियन है। एंड इसका पार्ट अब UK नहीं है। ब्रेग्जिट जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया था तो उसको हम ब्रेग्जिट बोलते हैं, ठीक है। तो 27 कंट्रीज़ हैं, उसके साथ इंडिया का अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक टाई अप हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंडिया की मार्केट के एक्सेस यूरोपियन यूनियन को भी मिलेगी और आप कहोगे कि इंडिया को यूरोपियन यूनियन की मार्केट का एक्सेस भी मिलेगा। तो इससे हेल्प क्या होने वाला है कि अब जो USA ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे 25%, अब वही इंडस्ट्री जो है जो सफ़र कर रही थी, जिसके अंदर मेजरली टेक्सटाइल है, ज्वेलरी सेक्टर है, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो USA को एक बिगेस्ट मार्केट लेकर चल रहे थे, अब वही क्या कर सकते हैं, वो अब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 27 कंट्रीज हैं उनके अंदर मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी बात थी। देन अब मेडन विजिट की जब हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगोस, ठीक है, वो अब कहाँ पर साइट किए गए, आइलैंड, होप आइलैंड में, कहाँ पे, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो अपने टाइम से पहले जो है ये अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं, है ना। तो अर्ली ऑनसेट ऑफ समर्स यू कैन से कि हो सकता है इस बारी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है। प्लस अब जैसे हमारे पास हाईवेज होते हैं, रेलवेज होती है ना, तो उनके मेजर यहाँ पर हमारे पास रूट्स होते हैं। हाईवेज के केस में अगर हम रोड्स पे देखें तो नेशनल हाईवे होता है। तो इसी तरीके से माइग्रेशन का भी एक पैटर्न होता है बर्ड्स का, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे हाईवेज उनके बने हुए हैं। तो सेंट्रल एशियन या सेंट्रल एशिया फ्लाईवे बोलते हैं हम उसको। तो सेंट्रल एशिया फ्लाईवे जो है ना उसमें इंडिया भी आता है। मतलब एक जो बर्ड्स का माइग्रेशन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल एशिया फ्लाईवे जिसको हम बोलते हैं, इंडिया उसके अंदर फॉर्म होता है, ये इंडिया उसके अंदर आता है। इसी वजह से जो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, ड्यूरिंग द टाइप ऑफ माइग्रेशन जब वो कैरी आउट करती हैं या जब वो माइग्रेशन को कैरी आउट कर रही हैं ऑल टुगेदर, तो ये सेंट्रल एशिया फ्लाईवे जो है अब उसके अंदर इंडिया एक हॉटस्पॉट जो है बनकर रहता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बस अब आपको ये देखना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर है होप आइलैंड या कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर UGC न्यू इक्वालिटी रूल सेज एजुकेशन मिनिस्टर। तो अब यहाँ पर क्या इशू चल रहा है UGC के अंदर, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो कोई भी यूनिवर्सिटी होती है ना, अब उसको जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर देनी होती है वो किसके थ्रू जाती है, UGC के थ्रू ही जाती है। तो अब UGC ने ना नए रूल पास किए थे इक्वालिटी को यहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें माइनॉरिटीज़ को लेके कही थी, कुछ रूल्स को यहाँ पर बाद में चेंज भी कर दिया, जिस वजह से अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ा सा आक्रोश है, जिस वजह से ये इशू चलता जा रहा है, ठीक है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमने नए रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं लगाया है। बस अब आपको UGC के बारे में आइडिया होना चाहिए।
चाहिए था। देन अर्ली 8th सेंचुरी तेलुगु इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब ये 8th सेंचुरी की है, डिस्कवर कहाँ पे हुई है, पितिकाया गुला विलेज, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब ये तेलुगु लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, ठीक है। एंड पब्लिश्ड वर्क्स है इन द रीजन, एंड वो भी कंफर्म करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब ये स्टोन की स्लैब है, कहाँ पर, जनरली पितिकेश्वर टेम्पल के सामने, वहाँ पर ये लगाई गई थी अर्लियर, जो अभी तक माना जा रहा है। कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर है। स्पेसिफिकली आपको यही पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा बस आपको यही पता होना चाहिए कि जो अब इन्हीं वर्ड्स को पढ़ते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अब एपिग्राफिकल एक्सप्लोरेशन जो है कैरी आउट की जा रही हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, अगर 8th सेंचुरी के अंदर आंध्र प्रदेश में तेलुगु थी तो व्हाट चेंजेस टुक प्लेस, वो इसी इंस्क्रिप्शन के थ्रू, इसी स्टोन स्लैब एंड मल्टीपल और जो एक्सप्लोरेशंस अब कैरी आउट की जाएंगी, उसके बाद यही आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ऐसा क्या था कि तेलुगु रीजन जो है, अभी भी तेलुगु बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है मेनली, है ना। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु पहले अगर एंशिएंट टाइम पे हुआ था तो व्हाट चेंज्ड, या क्या ऐसा इन्फ्लुएंस आया कि तेलुगु से वो प्राकृत की तरफ शिफ्ट हुए, प्राकृत के बाद धीरे धीरे इंग्लिश में शिफ्ट हुए। ना आप देखोगे अब तेलुगु एंड इंग्लिश दोनों को यूज़ किया जाता है, कि इनिशियली जो प्राकृत थी वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कि इतनी मेजर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो है वो अब इंस्क्रिप्शन पे या इवन की मिडिवल इंडिया के अंदर वो बन गई तेलुगु रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। एंड नॉट नॉर्मल टू टॉलरेट पाकिस्तान यूज ऑफ टेरर इंडिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सॉरी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबरशिप किसी कंट्री की यहाँ पर इंडिया या पाकिस्तान में से किसी की नहीं है, बट कुछ ऐसे परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि हर एक कंट्री की तरफ से अब सिक्योरिटी काउंसिल में काम करते हैं, ठीक है। अब उनको ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट क्या आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब बिल्कुल होक्स है, ऐसा कुछ कंडक्ट हुआ ही नहीं, सब बकवास बात है, ऑल थिंग, है ना। तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर अब इंडिया की तरफ से जो जवाब आया, उन्होंने यहाँ उसके केटरिंग के पॉइंट पे ये बोला कि हम पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं करेंगे अंटिल अनलेस इट स्टॉप्स फंडिंग टेररिज्म, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो डिटेल्स है उसको गो थ्रू करना है, तो ये आपका ये होमवर्क होगा। देन ऑयल एंड गैस सेक्टर आइंग 100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स। तो अब ये आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आने वाला है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया सीक कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, बेटर टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन आ गई। जब हम पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सिंस अब हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स की जो एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर हमारे पास जो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब जितना ज़्यादा हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उससे कम क्रिएट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर्स के अंदर अंदर चाहेगा कि नई ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आए जो कि आइदर हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके इस प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन की, या हमारा अब आप कह सकते हो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इवन व्हीकल्स को जनरेट किया जा सके बेटर तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि जो अब एजेंसीज हैं उनके द्वारा यही चीज़ बोली जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है ना वो अबव 100 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगा टिल 2040, ठीक है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया भी चाहता है कि अपनी जो रिफाइनरीज हैं उसको और ज़्यादा तेज़ी से काम करवा सके एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तेज़ हो सके। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लस हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन दोनों की डिमांड 50% से इंक्रीज हो जाएगी बाय 2050। यानी कि अब कहने का मतलब है कि रीज़न उसके पीछे का क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी की जो हमारी डिमांड है, एलएनजी की सॉरी, वो डिमांड क्यों बढ़ेगी, सोनली क्योंकि एयर कंडीशनर्स जो है उनकी यूजेज बढ़ जाएगी। कि अभी अगर हम देखें तो 1.6 बिलियन एयर कंडीशनर्स इन द वर्ल्ड हैं, बाय 2050 अगर आप देखोगे कि यही जो एयर कंडीशनर्स है 5.6 बिलियन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सडनली बढ़ती हुई नजर आएगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही मे बी, है ना। तो इसी वजह से अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें सप्लाई तो देनी पड़ेगी। अब एक ग्लोबल डिमांड है तो इंडिया चाहेगा कि एक्सपोर्ट भी करे इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसी वजह से ये न्यूज़ आपको बताई गई है। देन एक सिंपल सी न्यूज़ थी कि साउथ कोरिया के जो गुड्स हैं उसके लिए अब टैरिफ्स जो है इनिशियली मीटिंग के दौरान 15% थे, अब उसको 25% कर देगा अमेरिका ऑन साउथ कोरिया, ठीक है। तो इस पर भी मीटिंग्स होनी है, डिस्कशंस होनी है, बट अभी ये जो टैरिफ है वो स्लैप कर दिया गया है साउथ कोरिया के ऊपर। देन डूम्सडे क्लॉक क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए, डूम्सडे क्लॉक एक्चुअली में कोई क्लॉक नहीं है, ठीक है। डूम्सडे क्लॉक एक काइंड ऑफ रिपोर्ट है, बस इसको नाम यहाँ पे डूम्सडे रिपोर्ट जो क्लॉक है वो दिया गया। एक्चुअली में ये रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा, या वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा हर साल ये पब्लिश होती है। तो ये बताती क्या है, ये वर्ल्ड पीस के अकॉर्डिंगली, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली सिचुएशन बताती है कि जियोपॉलिटिकली जो जो चीज़ें यहाँ पर एक्टिव हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम कितना ज़्यादा
पीस को मेंटेन कर पा रहे हैं या कितना एट द लेवल ऑफ वॉर हमें इस्टेब्लिश होने के चांसेस हैं। तो इस साल जो डूम्सडे क्लॉक है वो 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट हो चुका है ना। मतलब यहाँ पर रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि पिछले साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम ये कह रहे थे कि पीस सिचुएशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कीजिए, केटर कीजिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। डिप्लोमेसी के थ्रू या इवन पीस कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें जो है वो सॉर्ट होती हुई नजर नहीं आ रही हैं कि कमिंग ईयर्स के अंदर एशिया के अंदर या इवन कि आप देखोगे कि गल्फ नेशंस के अंदर जो लड़ाई है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम डूम्सडे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि वो 85 सेकेंड्स का यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रहा है, 100 इज द मैक्सिमम, कि 85 लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग, वार्निंग के अकॉर्डिंग हमें कम करना चाहिए था, बट वो एस्केलेट होता जा रहा है ना। बाय द टाइम इट हिट्स 100 पक्का कोई ना कोई वॉर यहाँ पर हो सकती है, और मेजर ये जो रीजन है वो अब वो होगी, ठीक है। तो अब इसको क्रिएट किया गया था 1947 के अंदर, एंड 1945 से ये बुलेटिन जो है वो शुरू की गई थी। शिकागो के जो साइंटिस्ट हैं 1947 से इसको पब्लिश करते हुए आ रहे हैं। तो ये सिंपल से आपकी न्यूज़ थी। देन उसके अलावा एक न्यूज़ जो है मैं छोड़ चुकी हूँ, हाँ, जो स्पेन है इट विल होस्ट 2030 वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल कौन सा है? हमारा फुटबॉल का। फीफा जो है अभी उन्होंने यही बोला है कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो स्पेन के अंदर होस्ट किया जाएगा, ठीक है। बट अभी डिसाइसिव मैच जो है ऑफ द टूर्नामेंट वो अब को होस्ट किया जाएगा बाय स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को, बट मेजरली स्पेन जो है वो होस्ट करने वाला है 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये आपकी सिंपल न्यूज़ थी। देन सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की अगर आप बुक्स चाहते हो कोई भी डोमेन स्पेसिफिक, बी एट आपका बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, तो इनको अगर आप परचेज करना चाहते हो आपको क्या करना है, www.sleepyclasses.com पर जाना है। तो आप वहाँ पर जाके देखोगे, जैसे साइट खुलेगी आपको ई बुक का कॉर्नर जो है वो नजर आ जाएगा। तो वहाँ से आप सीयूईटी यूजी को लोकेट करके इसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट है, और यहाँ पर 2022 ऑनवर्ड्स अंडर ग्रेजुएट जितने भी अब PYQs हैं रिलेटेड टू आपके सिलेबस वो सॉल्व किए गए हैं। एंड सॉल्व भी इसको किस लिए किया गया है, कैसे किया गया है, NCERT की लैंग्वेज में इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है, ताकि आप जो आंसर्स हैं वो ईजिली समझ पाओ। एंड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कैसे एक एक वर्ड से आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है ना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स है, तो आपको ये प्रिपरेशन में आसान करेगा कि एंड प्रिपरेशन आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपका एक माइंडसेट उस तरीके का होगा। एंड कंप्यूटर बेस्ड आपका सिंसे टेस्ट होता है, तो आपको ऑप्शंस के बीच में आइडिया लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई और डाउट होता है, कोई न्यूज़ अगर आप चाहते हो डिस्कस करवाना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।